हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस उस चैप्टर को हमने भाई 3 वीडियो में ख़त्म कर दिया है। उस चैप्टर में से हमारी ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो छूटेगा। भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखिए आपको उन प्रश्नों से भाई कैसी मदद मिली है। आज पढ़ेंगे हम मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद जो अन्य वंश आए, जो छोटे छोटे राजवंश आए, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है भाई उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बस प्रथम शासक और अंतिम शासक को पढ़ लेंगे। हम शुरू करते हैं भाई मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर के काल को शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने? कल पढ़ा था भाई मौर्योत्तर काल के, हमने कल क्या पढ़ा था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, आपको बता दूं पहले मौर्य वंश की, आपको पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी 322 बीसी में और 184 बीसी तक शासन किया। प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा जी, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अंतिम शासक कौन था? ये था प्रथम शासक। और अंतिम शासक कौन था भाई? बृहद्रथ। बृहद्रथ है, ये था अंतिम शासक। तो मैंने क्या पढ़ाया भाई? अंतिम शासक था। मैंने आपको कुछ इसकी डिटेल भी दी होगी कि भाई जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसका एक सेनापति था। क्या हुआ कि इसका एक सेनापति था बृहद्रथ का। बृहद्रथ का सेनापति था, क्या नाम था उसका? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये क्या कर देता है भाई? अपने शासक को विद्रोह छेड़ देता, अपने शासक के खिलाफ विद्रोह कर देता है और गद्दी पर स्वयं बैठ जाता है भाई। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और इसी समय पर क्या हो जाती है? नए वंश की शुरुआत हो जाती है, शुंग वंश। कई वंश हैं भाई। शुंग वंश के बाद शुंग वंश के बाद कण्व वंश पढ़ेंगे, समझ रहे हो बात? कण्व वंश के बाद हम भाई सातवाहन वंश पढ़ेंगे, सातवाहन के इक्ष्वाकु वंश पढ़ेंगे, इक्ष्वाकु के बाद भाई हम अन्य जो कलिंग का चेदी वंश है उसको पढ़ेंगे। ये जो छोटे छोटे राजवंश है, इनमें से जो सातवाहन वंश है वो बहुत मतलब कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा राजवंश माना जाता है, उसको भी पढ़ेंगे हम। तो ये है भाई मौर्योत्तर काल की डिटेल जो पढ़ेंगे। अब पढ़ रहे हैं हम भाई पुष्यमित्र शुंग से शुरुआत करेंगे, शुंग वंश से। शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई? मैंने अभी बताया कि जो भाई मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जो उसने अपने शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद बृहद्रथ को मार दिया और गद्दी पर स्वयं बैठ गया। किस वंश की शुरुआत करी? शुंग वंश की। अभी रफ करके आपको बता दूं मैं, मतलब कि रफ करके आपको इनके शासक बता दूं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ज्यादा डाटा नहीं। शुंग वंश, प्रथम शासक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद कौन है? अग्निमित्र शुंग। इसके बाद कौन है? इनके पुत्र वसुमित्र शुंग। इनके बाद कौन है? वज्रमित्र शुंग। और फिफ्थ कौन है? बागभद्र शुंग। और अंतिम है भाई, देखो सिक्स्थ, क्या पढ़ाया मैंने भाई? शुंग वंश का पढ़ाया। शुंग वंश में 6 शासक हुए। हमने क्या पढ़ा भाई? शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जो इनका अंतिम शासक है वो पढ़ा भाई। अंतिम प्रथम शासक ये है और अंतिम शासक है भाई देवभूमि। ये 6 शासक है। हम इनको सबको नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है केवल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न आते हैं।
और इनको भी पढ़ लेंगे भाई, जब इनका डिस्क्रिप्शन है कुछ हद तक जो भाई अभिलेख मिले हैं उनमें किसका जिक्र मिला है। तो हम करते हैं शुरुआत पुष्यमित्र शुंग से। देखिए पुष्यमित्र शुंग आपको बता दूं पहले तो ये ब्राह्मण थे, एकलौता ऐसा ब्राह्मण वंश जो भाई पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के बाद स्थापना करी। पुष्यमित्र शुंग थे नहीं जो, वो एक बहुत शक्तिशाली शासक थे। इनका वर्ण कहाँ से मिलता है हमें? नहीं, वर्ण कई अभिलेखों से प्राप्त मिलता है। सबसे बड़ा एक अभिलेख मिलता हमें जहाँ से इनका वर्ण मिलता है पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक का, भाई वो है अयोध्या अभिलेख। ये अभिलेख किसने खुदवाया था भाई? धनदेव ने। ये धनदेव कौन थे? ये धनदेव भाई ये अयोध्या के क्या थे? राज्यपाल थे। किसके अंडर में थे? ये पुष्यमित्र शुंग के अंडर में, मतलब इनके नीचे काम करते थे। ये राज्यपाल थे धनदेव जी ने अयोध्या अभिलेख लिखवाया था। इसी धनदेव में इनका वर्ण मिलता है। समझ में आया बात? दूसरा भाई एक कालिदास जी है, महान लेखक, महान कविकार। इन्होंने एक रचना लिखी मालावी कागनी मित्रम, एक रचना लिखी मालावी कागनी मित्रम में भी इनका विवरण मिलता है। और इनके पुत्र जो मैंने अभी बताया था आपको अग्निमित्र, उनका विवरण मिलता है। समझ में आई बात? आशा करता हूं उसको समझ में आ गया कि भाई ये इनका वर्ण हमने पढ़ा भाई किन किन में मिलता है। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और क्या पढ़ा भाई? इनका एक ये अभिलेख है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से हम बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। इनका समय का विवरण मिलता है भाई। आपको पता है अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ की हत्या करता कब करता है? 184 BC में। आपको पता है अंतिम वर्षावास है ये मौर्य साम्राज्य का। और कब तक भाई? 149 मतलब कि 149 BC तक। BC मतलब ईसा पूर्व। आपको पढ़ा रखा है मैंने। क्या पढ़ाया कि पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल कब से कब तक है? 184 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व से इनके मध्य पर यह शासन करता है। समझ में आए? इस समय की राजधानी भी मगध है अब तक, बाद में बदलती है। सातवाहन के समय पर प्रतिष्ठानी या प्रतिष्ठान राजधानी बन जाती है, जो कि महाराष्ट्र में होती है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब तक मगध ही क्या है? राजधानी है। समझ में आई बात? पुष्यमित्र शुंग का वर्ण तो पढ़ लिया हमने भाई। ये था एक ब्राह्मण वंश थे और ये सेनापति था। इसका बता दिया मैंने। बृहद्रथ का क्या था? एक सेनापति था। शुरुआत से ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाला था ये। और इनका वर्ण हमें पुराणों में भी मिलता है। तो मैंने पढ़ाया आपको एक अभिलेख, कौन सा भाई? अयोध्या अभिलेख। इस अयोध्या अभिलेख में क्या मिलता है? इनका वर्ण मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। अयोध्या अभिलेख किसने खुदवाया भाई? किसने लिखवाया? ये लिखवाया था धनदेव ने। धनदेव कौन थे? अयोध्या के राज्यपाल थे। इनके अंडर में ही काम करते थे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये क्या थे भाई? जो पुष्यमित्र शुंग थे इनकी मुख्य बातें क्या हैं? इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। पहले तो बता दूं अश्वमेध यज्ञ इन्होंने क्या करवाया? 2 बार अपने जीवन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। एक यज्ञ तो किसने करवाया था? देखो अभी बताता हूं मैं। मनु जी ने। 1 मिनट। एक यज्ञ किसने करवाया था? पंतजलि ने। ये पंतजलि कौन है भाई? महाभाष्य एक रचना की थी इन्होंने, महाभाष्य की। ठीक है। ये इनके गुरु जी कौन है? इनके गुरु कौन है भाई? गुरु है जो पाणिनि ऋषि। इन्होंने क्या कौन सी रचना करी थी? अष्टाध्यायी। समझ में आई बात? ये इनके शिष्य थे। इन्होंने ही एक यज्ञ करवाया था इनमें से, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में एक राजा अपने राज्य दरबार में बैठकर यज्ञ करवाता है। उस यज्ञ में एक अश्व होता है। अश्व मतलब घोड़ा। और उस घोड़े पे अपने राज्य का कुछ फ्लैग मतलब कि झंडा लगा देता है और उस घोड़े को छोड़ देता है।
जहां तक वो घोड़ा जाता है नहीं, वो वहां तक क्या करता है, साम्राज्य को अपने अंदर मिला लेता है। अगर उस घोड़े को कोई रोकता है तो उसे उस राजा के साथ जिसने घोड़ा छोड़ा था, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने, उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, और सबसे बड़ा काम है कि अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद, ये क्रिया होने के बाद दान देना पड़ता था इसमें। ऐसा वैसा दान नहीं, इसमें अपने शरीर का हर चीज, मतलब कि समझ रहे हो, अपने राज्य का इतना सोना, इतना चांदी, ऐसा इतना दान देना पड़ता था, अपने ग्राम गांव इतने दान देने पड़ते थे कि इन्होंने कपड़े भी दूसरों से मांग कर पहनने पड़ते थे। जब वो स्नान करके आते थे इस यज्ञ के दौरान, तो उन्हें कपड़े भी दूसरों से मांग कर पहन के आना पड़ता था। इस यज्ञ करवाने के बाद इन्हें क्या कहा, इन्हें या किसी को भी जब ये यज्ञ करवाता था उसे क्या कहा जाता था, महादानी। समझ रहे हो बात? दान करने योग्य, जो मतलब सबसे ज्यादा दान करता है। समझ रहे हो बात? समझ में? एक आपको बताऊं तो पहला भूमि दान किस अभिलेख में वर्ण मिलता है? नासिक अभिलेख में। आपको पढ़ाऊंगा नासिक अभिलेख। ये सातवाहन के शासक जो सातकर्णी प्रथम है, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका, वो खुदवाती है इस अभिलेख को। मैं बताऊंगा आपको। एक नासिक अभिलेख का भी जिक्र मिलता है, जो कि शक शासक होता है न्यायपाल, उसको हराता है। कौन हराता है? सातकर्णी द्वितीय। यो कौन है भाई? यो गौतमी पुत्र वल्सरी का पुत्र है। ये आपको आप सातवाहन वंश में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बात? ये तो हमारे पुष्यमित्र के जो मुख्य काम थे, जिनको हम हमारे कॉम्पिटिशन में इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात? इसे मतलब कहने का मतलब, जो अश्व था, जो घोड़ा था, वो ये यज्ञ, अश्व यज्ञ कहाँ पर करवाया गया? उत्तर प्रदेश में गोंडा एक जगह है, उत्तर प्रदेश में गोंडा, वहां पर करवाया गया। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और अश्वमेध यज्ञ, और इनका बस इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इतना ही आता है। अगर को किसी भी एग्जाम में पूछा भी जाता है नहीं, तो इतना ही कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इससे बाहर नहीं पूछती। क्या पढ़ा है मैंने? आपको अभी रिकैप करवा दूं कि हमने पढ़ा भाई मौर्य वंश का, जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के बाद जब अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करता है, कौन हत्या करता है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग हत्या कर नए वंश की स्थापना करता है भाई शुंग वंश की, जो कि ब्राह्मण वंश होता है। ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है, और इसके कई मैंने 6 शासक बताए। पुष्यमित्र शुंग अभी पढ़ाऊंगा मैं, उनको भी अभी करवाए दूँ क्लियर, फिर सभी आपको कंप्लीट कर शुंग वंश को फिर करवा दूंगा। यहाँ पर लिख दो, ठीक है। दूसरा शासक मैंने अभी बताया था आपको, अग्निमित्र। अग्निमित्र का भी वर्ण हमें कहां पर मिलता है? जिसका पुष्यमित्र शुंग में वर्ण मिलता है नहीं, हमें मालवी का अग्निमित्रम, इनका भी अग्निमित्र में मिलता है। जो अंतिम शासक होता है नहीं, अंतिम शासक भाई, अंतिम शासक कौन था बताइयो? जो छठा शासक था, देवभूमि। ये कौन होता है? शुंग वंश का अंतिम शासक। समझ रहे हो बात? अच्छा, एक घटना और बताना भूलिए आपको पुष्यमित्र शुंग की। मैंने आपको बहुत में बताया था, और अशोक के समय भी बताया होगा, जब अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। मैंने आपको स्तूप पढ़ा रखे, इंपॉर्टेंट। सांची का स्तूप हो गया भाई, समझ रहे हो बात? मतलब सारनाथ का स्तूप हो गया, कई तरह के पढ़ा रखे आपको। अब अगर ध्यान नहीं तो देखिए क्या हुआ कि मैंने आपको पढ़ा था कि जब अशोक ने 84,000 लगभग स्तूप बनवाए, तो इन्होंने क्या किया? वचन लिया। क्या लिया? वचन लिया कि भाई मैं जो अशोक के द्वारा जितने स्तूप बनाए हैं उनको नष्ट करने का वचन लेता हूं। लेकिन इस बात को इतिहासकार पूरी तरह से सार्थक नहीं मानते। सार्थक मतलब सही नहीं मानते। क्योंकि क्यों नहीं मानते? पहले तो बता दो भाई, बौद्ध धर्म में इसको क्या एक तरह से दुश्मन करार दिया गया है, मतलब दुश्मन की उपाधि दी गई। इसे दुश्मन मानते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो नहीं बात? क्या हुआ? इतिहासकार ने क्यों नहीं मानते भाई बौद्ध धर्म का दुश्मन? क्यों नहीं मानते? इतिहासकार क्यों नहीं मानते? क्यों? कारण इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब इनके अभिलेख प्राप्त हुए नहीं, उनसे ऐसे कई प्रमाण मिले हैं कि भाई जब गहराई से अध्ययन करते हैं कि भाई जो बौद्ध धर्म के कई स्तूप जो बिगड़ चुके थे, जो जैसे सांची का स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया। सांची के स्तूप में क्या हुआ? इन्होंने 2 शेर और जो स्तंभ था उनको एक अलग से पत्थर के द्वारा बनाया गया था। ऊपर वाला हिस्सा जो शेर होते हैं, जो ऊपर होता स्तंभ,
जैसे मतलब इस प्रकार से ये यहाँ से रोते ये, मतलब समझ जो आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक उस साइड एक इस साइड, ठीक है। समझ में आई बात? इस तरह से बनवाने का काम करता है। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है कि ये मतलब पत्थर को बदल देता है, एक बिल्कुल उच्च क्वालिटी का, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का अच्छा महंगा पत्थर भी लगवाता है ये चाची के स्तूप से। इसीलिए इतिहासकार इनकी कुछ हद तक आलोचना नहीं करते बौद्ध धर्म के मद्देनजर रखते हुए। समझ लो बात? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। और देवभूमि ये अंतिम शासक थे। ये कौन थे? देवभूमि अंतिम शासक थे। इसके बाद आता हमारा कण्व वंश। जो देवभूमि है नहीं, जो कण्व वंश की शुरुआत करता है शासक देवभूमि, देवभूमि को मारता है कौन? वासुदेव। कौन मारता है? वासुदेव। कौन मारता है? वासुदेव। वासुदेव मार देता है। वासुदेव मारकर नए वंश की कण्व वंश की स्थापना करता है। कण्व वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज्यादा पूछे नहीं जाते। कण्व वंश के बस अंतिम शासक और प्रथम शासक। कण्व वंश के प्रथम शासक मतलब संस्थापक और हमारे अंतिम शासक। अभी बताया आपको प्रथम शासक कौन है, अभी बताया आपको मैंने कौन है भाई? प्रथम शासक अभी बताया जो हमारे देवभूमि थे। देवभूमि को कौन मारता है? वासुदेव। कौन मारता है? वासुदेव। और इसमें बस केवल 3 ही शासक हुए थे। कौन मारता है? वासुदेव। और अंतिम कौन है? सुशर्मा। सुशर्मा ये है हमारे अंतिम शासक। अब पढ़ेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट सातवाहन वंश। समझ रहे हो बात? अब पढ़ेंगे सातवाहन वंश। आप बिल्कुल अच्छी तरह से करना है। इसमें 2-3 अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और 2-3 महाराज बहुत ज्यादा, महाराज कह रहा हूँ मैं, मतलब महाराजा शासक जो पहली उपाधि धारण करते महाराजा के, वो भी पढ़ेंगे हम। समझ लो बात? इंपॉर्टेंट है, इनमें थोड़े अच्छे फैक्ट है। ये समझ लिया भाई। कण्व वंश में वैसे इतना इंपॉर्टेंट आपको भाई लूसेंट में एक डेट मिल जाएगी, ठंतरी शाहपुर में इनका वर्ण मिल जाता है वंश का। समझ में आए बात? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया को। और 2 शासक हो रहे हैं इनके, भूमि मित्र और नारायण। 4 शासक है टोटल। समझ में आई बात? कण्व वंश के बाद आता है हमारा आदर्श सातवाहन वंश जो सिमुक स्थापना करता है। सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है? शासक सिमुक। सिमुक इस वंश की क्या करता है? स्थापना करता है या संस्थापक है। समझ रहे हो बात? आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जो इनका अंतिम शासक आपको बताऊंगा भाई, पुलमावी कई हुए हैं। पुलमावी भाई बीच में कई योग्य शासक भी आए हैं। तो अंतिम शासक और देख लो आप, पुलमावी चतुर्थ। देखो पुलमावी चतुर्थ का मतलब है पुलमावी नाम के 3 व्यक्ति हो रहे हैं, चौथा जो है वो अंतिम शासक है। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये प्रथम है, ये अंतिम है। मतलब इस समझना मत भाई इतना ही पढ़ेंगे हम, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको बिल्कुल अच्छी तरह क्रमानुसार पढ़ेंगे हम। समझ में आएगा? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम भाई सिमुक को, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। मैंने आपको राजधानी बताई थी इनकी राजधानी के। अब इनकी राजधानी बदल लेते हैं। पहले शुरुआत में भाई जो हमारे पुष्यमित्र शुंग है वो उसके समय क्या होती है? मगध राजधानी होती है। लेकिन अब क्या हो जाती है? राजधानी बदल जाती है। अब राजधानी क्या बनती है? प्रतिष्ठान। भाई इनके समय पर सातवाहन वंश के समय पर क्या राजधानी रहती है? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहां पर है? महाराष्ट्र में। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया। सातवाहन वंश का प्रथम शासक सिमुक, अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ और राजधानी कौन थी? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। और इन्हें नहीं मात्र नामों से जाना जाता था, मतलब कि ज्यादातर माता के नामों से जाना जाता था।
जैसे आपको उदाहरण दूं तो मैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या कहा मैंने? गौतमी पुत्र। भाई देखो जैसे ये माता का नाम जुड़ा हुआ है, इनकी माता का नाम था गौतमी वल्सरी। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। गौतमी वल्सरी ज्यादातर किन नामों से जाना जाता था? गौतमी पुत्र वल्सरी, मतलब कि माता के नामों से जुड़ा हुआ इनका नाम होता था। समझ में आई बात? शिमुक्त इस वंश का पहला शासक होता है। भाई इतना योग्य नहीं होता, पुराणों में इस वंश को क्या है भाई आदर कहा जाता है। क्या कहा मैंने भाई? इन्हें एक दो नाम और जाएंगे, ये भी डेट बची है भाई। देखो पुराणों में हमारे जो 18 पुराण हैं, पुराणों में इस वंश को आदर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आदर के नाम से। लेकिन जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, अभिलेखों में जो नासिक अभिलेख हो गया भाई, नागनिका ने जो खुदवाया था, और हम नाना घाट का अभिलेख भी पढ़ेंगे। जो भाई नाना घाट और नाना इन अभिलेखों में हमें ज्यादातर किस नाम का वर्ण मिलता है? सातवां। इसी कारण से क्या हुआ, आपको कई जगह पर इसका नाम इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? आदर सातवाहन वंश, जो कि इनके संयोग से बना, इन दोनों के जोड़ से मिला। मतलब समझ रहे बात? वंश समझ में आई बात? आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्या पढ़ा हमने? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? शिमुक। कौन है संस्थापक? शिमुक। और इनके अंतिम शासक कौन है? अंतिम पुलमावी चतुर्थ। ठीक है। और इसके बाद द्वितीय शासक पढ़ेंगे हम। समझ में आए? राजधानी इंपॉर्टेंट, राजधानी पूछ लेता है। सातवाहन वंश के समय पर भाई राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। अगर प्रतिष्ठान नहीं हो तो महाराष्ट्र आएगा जरूर। समझ में आई बात? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम भाई इनके दूसरे शासक सातकर्णी। देखो सातकर्णी दो हैं, एक याज्ञवल्क्य सातकर्णी है। क्या काम है? एक याज्ञवल्क्य सातकर्णी है, वो अलग है। एक गौतमी पुत्र सातकर्णी वो अलग है, और एक ये सातकर्णी प्रथम ये अलग है। समझ रहे हो बात? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या कर रहा हूं मैं भाई? अलग अलग है ये, अभी पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सातकर्णी प्रथम इसीलिए कहा भाई पहले नंबर पे ही। समझ लो बात? अब क्या पढ़ेंगे भाई? जो सातकर्णी प्रथम है नहीं, इनकी क्या होती है? एक पत्नी है भाई। पत्नी का इसकी पत्नी है नहीं, जो वो एक अभिलेख खुदवाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। समझ में? जो आपको भी ये अभिलेख पढ़ाऊंगा नहीं मैं, जो आपको अभिलेख पढ़ाऊंगा उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसकी पत्नी की ही, मतलब ये इसकी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करता है। और ज़्यादातर अपने जब राज दरबारों में महामंत्रियों की स्थापना हो गई, मतलब महामंत्रियों को लाना होगा, या कोई भी गठन करना होगा किसी का भी, तो किसी भी संगठन को बनाना हो गया, तो वो किसके अंडर में रहता था? इनकी पत्नी नागनिका में। समझ रहे हो बात? तो इनकी पत्नी का वर्ण मिलता हमें, इनकी पत्नी का वर्ण मिलता है, क्या नाम होता? नागनिका। क्या नाम होता है भाई? नागनिका। ठीक है भाई। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कह रहा हूं मैं, नागनिका को। इन्हें क्या कहा जाता है भाई? दक्षिणा। महाराष्ट्र में पता है आपको दक्षिणापथपति। पति होता है भाई मालिक, मतलब समझ रहे? दक्षिणापथपति। समझ रहे बात है? इसी तरह इसको एक और नाम दिया था, प्रतिष्ठानपति। समझ रहे बात? इसको मतलब इनको नाम दिया जाए। क्यों भाई? क्योंकि भाई राजा से ज्यादा इनकी चलती है, शासक के। समझ लो, सातकर्णी प्रथम। इन्होंने एक अभिलेख खुदवाया, मतलब बढ़वाया, लिखवाया। कौन सा अभिलेख? नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट बता रहा हूं मैं। नाना घाट अभिलेख में हमें क्या वर्ण मिलता है? नाना घाट अभिलेख में विश्व में, मतलब कि भारत के इतिहास में सबसे प्राचीनतम और सबसे पहले ग्राम दान के अभिलेख का वर्ण मिलता है।
समझ में आई बात? कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी शासक ने पहली बार, किसी भी शासक ने या शासक के ने या शासिका ने अपने जीवन काल में ब्राह्मणों को या निचले दर्जे को पहली बार गांव दान में दिए हैं। समझ रहे हो बात? गांव क्या दिए? दान में दिए हैं। इस अभिलेख से हमें पता चलता है। क्या भाई? सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, किसके मिलते हैं? ग्राम दान के, ग्राम दान के जो ब्राह्मणों व निम्न वर्गों को दिए जाते थे। समझ रहे हो बात? इस अभिलेख में वर्ण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझ रहे हो बात? ये अभिलेख अगर पूछे तो किसने खुदवाया था? समझ रहे हो बात? समझ में आएगी ना बात भाई? आशा करता हूँ उसमें को समझ में आ गया। वो क्या कह रहा हूँ मैं कि ये जो नानाघाट अभिलेख है नहीं, ये किसने खुदवाया? आपको पहली बात ये प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीसीएस में तो हर बार पूछा जाता है। नानाघाट अभिलेख, जो नानाघाट अभिलेख है नहीं, उसमें भाई पहला प्रश्न तो यही है भाई, नानाघाट अभिलेख किसने खुदवाया या किसने लिखवाया? वो लिखवाया था भाई नागनिका ने। आप क्या लिखोगे? ऑप्शन में सातकर्णी प्रथम में मिलेगा, ऑप्शन में नागनिका में मिलेगा, ऑप्शन में सातकर्णी द्वितीय भी लिखेगा, ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा सिमुक। तो उनमें से आप क्या लगाओगे? आपने पढ़ रखा है सातकर्णी प्रथम, तो आप ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या है? नागनिका है। नागनिका ने, अगर ऑप्शन में नागनिका ना हो और ऑप्शन में आ जाए सातकर्णी प्रथम, ये प्रश्न आ जाए कि नानाघाट अभिलेख किस शासक के समय पर लिखवाया गया? समझ रहे हो बात? तो उसमें ऑप्शन में आ जाए भाई सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी और याज्ञवल्क्य सातकर्णी। समझ रहे हो बात? याज्ञवल्क्य श्री सातकर्णी। और तीसरा आ जाए हमारा सिमुक या कोई भी अन्य शासक। तो क्या करोगे? तो शासन के समय पूछा जाए तो सातकर्णी के समय है भाई, क्योंकि यो है। अगर ऑप्शन में नागनिका आ जाए तो नागनिका आएगा। किसकी पत्नी है? सातकर्णी प्रथम की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा। किसको दिया गया भाई दान? ब्राह्मणों और श्रवणों को। समझ रहे हो? जो निचले दर्जे के होते हैं। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा शासक का भाई, तीसरे शासक का वर्ण मिलता है हमें हाल। भाई ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट क्यों है? इनके दो तीन फैक्ट है बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ये एक ऐसे शासक थे जो कवि के रूप में विद्यमान थे। इन्होंने क्या किया भाई? कई कवियों को, कई लेखन कलाओं को, रचयिता को संरक्षण दिया अपने राज्य में। इनका खुद का एक नाटक था गाथा सप्तशती। क्या कहा मैंने? गाथा सप्तशती इनका खुद की एक रचना थी। हाल शासक ने एक रचना लिखी थी गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा हूं मैं कि गाथा सप्तशती क्या थी भाई? हाल शासक की। हाल कितने नंबर का शासक था? तीसरे नंबर का। कौन से वंश का? सातवाहन वंश का। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्या होता था भाई? रुको एक मिनट भाई, इसके लिए सॉरी भाई। इसमें क्या होता था कि भाई जो हमारे गाथा सप्तमी भाई थी, वो सोची, सॉरी आपको एक बात तो बताना भूल ही गया मैं, कि जो इन वंशों के जो इससे पहले वंश थे उनकी भी बता रहा हूं मैं। इनके राजभाषा कौन सी थी? इंपॉर्टेंट है। जो अभिलेख मिले हमें, नागनिका अभिलेख भी प्राकृत भाषा मिले हैं। और जो हमें खारवेल कलिंग का चैदी वंश का शासक इंपॉर्टेंट है। हाथी गुफा के अभिलेख 37 गुफा अभिलेख मिली हमें, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें से हमें 13 पंक्तियों का अभिलेख मिला है। ये किसके लिए खुदवाए थे? ये गुफाओं के अभिलेख, मतलब गुफाओं का संरक्षण किसके लिए किया गया था? खारवेल ने जैन धर्म को, लेकिन जैन धर्म को मानता था खारवेल। ये हम पढ़ेंगे, चैदी वंश में पढ़ेंगे आराम से, धीरे से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। खारवेल भाई, क्योंकि कलिंग का जो चैदी वंश है उनमें सबसे प्रमुख शासक है, उसी के लिए हम कलिंग को पढ़ते हैं, सॉरी चैदी को पढ़ते हैं। और कलिंग ऐसा साम्राज्य है
जिसको मौर्य वंश के कौन से अशोक ने। चलो एक प्रश्न पूछ लिया मैंने अभी आपको, करवाए थे मगध के 3 राजवंश करवाए थे, तो इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि कलिंग की विजय मगध के किस शासक ने की थी। आपको राजवंश बता दूं, चलो राजवंश बता दूं, नहीं फिर तो धोखा हो जाएगा। मैं अभी यहां पर लिख दूं, ये प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, मगध के किस राजवंश बता दो, चलो राजवंश ने कलिंग की विजय पहली बार की। समझ में आई बात? ये रफ कर दूं, ये रफ कर रहा हूं मैं। ऑप्शन सुनो, ये समझ में आएगी। अब आ गया मैं मगध, ऑप्शन सुनो इनके, ऑप्शन सुनो। ऑप्शन 1 देखो भाई, वंश पूछा क्या, मगध के किस राजवंश ने। भाई पहला हमारा हर्यक वंश लिख दो, दूसरा हमारा शिशुनाग लिख दो, तीसरा हमारा भाई नंदवंश लिख दो, फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं, या इसकी जगह एक और ऑप्शन ले लेते। चलो एक ऑप्शन बढ़ा के दे दिया आपको, ऑप्शन में अशोक। देखते हैं भाई किस मेरे भाई का, किस मेरे दोस्त का कितना पता है आपको। देखते हैं मगध के किस राजवंश ने विजय की पहली बार। समझ रहे हो बात? अभी मैं आपको बता दूं भाई, ये हमारा जो सातवां वंश चला हुआ है इसको जल्दी कंप्लीट करवा लो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, 3 राजवंश हो जाएंगे इसमें। अब पढ़ेंगे हाल वंश के बाद हम भाई हमारे इम्पोर्टेंट गौतमी पुत्र सातकर्णी को। सातकर्णी वैसे तो इतने ही है, सातकर्णी अमेश, सातकर्णी द्वितीय। वैसे तो इनका नाम एक और नाम होता है इनका, देखो मैं अभी रफ करके आपको उसको वही नाम बता दूं, गौतमी पुत्र। देखो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, इनकी माता का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माता इंपॉर्टेंट है भाई। वलश्री गौतमी। ये जो वलश्री गौतमी है नहीं, ये भाई मान लो अपने राजा से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ऐसा काम करती है कि एक ऐसा अभिलेख खुदवाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय पर, प्राचीन भारत का ये शासन। समझ रहे हो बात? क्या है, एक नासिक अभिलेख खुदवाती है। वे सभी अभिलेख इस समय के कौन से भाषा में है? प्राकृत भाषा में। आप नासिक अभिलेख का वर्ण मिलता में, जो कि कौन खुदवाता है, कौन लिखवाता है? वलश्री गौतमी जी। कौन है ये? सातकर्णी की माता जी है, नासिक अभिलेख खुदवाती है। और मैं आपको बता दूं कि इनका शासन समय बता दूं, 1 मिनट सॉरी, 80 से 104 ईस्वी। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। नासिक अभिलेख में क्या वर्ण मिलता है कि जो नहपान बता दूं भाई, नहपान शक वंश का शासक है। ये शक कौन है भाई? शक का कुषाण। ये हमारे कौन से वंश के शासक कहाँ के हैं? ये विदेशी आक्रमण है जो भारत में आकर बस जाते हैं। ये आपको अगला ही चैप्टर है, ये वंश खत्म होते ही मौर्य त्रिकाल के बाद विदेशी आक्रमण पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम वर्धन वंश पढ़ेंगे। ठीक है, ये चलते आज हम मध्यकालीन भारत में पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात? ये नहपान है, ये शक वंश का शासक है। इसको सातकर्णी हरा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई बात? हमें एक मर्द बाण से पता चलता है इसके शख्स इतिहासकारों को।
क्या कहा मैंने, जो नासिक अभिलेख है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने खुलवाया, इसमें उल्लेख भाई, कहने का मतलब है जो नहपान है शक वंश का शासक है, वो नहपान क्या करता है कि भाई आक्रमण कर देता है। समझ रहे हो बात। इस समय पर भी राजधानी प्रतिष्ठा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन सातकर्णी जो सातकर्णी द्वितीय है नहीं, वो इनको हरा देता है। समझ में आई बात। इसका वर्ण हमें नासिक अभिलेख में मिलता है। और दूसरी बात भाई, ये इसमें क्या वर्ण करते हैं कि हमारा घोड़ा, मतलब वर्ण करते हैं कि घोड़ा, इनका घोड़ा जो इन राज्य के घोड़े हैं वो समुद्र के 3 समुद्रों का पानी पीते हैं भाई। 3, एक मिनट, इनके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। समझ में आई बात। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है भाई। इस विषय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक नगर की भी स्थापना की थी। क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई जो सातकर्णी द्वितीय जी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी है, वो क्या करते हैं, भूमि दान देते हैं। जीतने के बाद भूमि दान कर देते हैं और एक नगर की स्थापना करते हैं, वेणाटक नगर की स्थापना करते हैं। दूसरी बात है भूमि दान करते हैं। भूमि दान अभिलेख में वर्ण मिलता है, मैं कौन से अभिलेख में वर्ण मिलता है, इस अभिलेख में। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये आ गया उल्टे भाई। समझ में आई बात। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा 7वां हन। अभी रह रहा भाई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ चुके हैं हम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नासिक अभिलेख और नानाघाट अभिलेख। और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, बस इतना याद रखना, प्रथम शासक कौन है और अंतिम शासक कौन है। सिमुक प्रथम शासक है, अंतिम शासक है भाई जो हमारा भाई पुलमावी चतुर्थ। समझ में आई बात, पुलमावी चतुर्थ है अंतिम शासक। समझ में आई बात। ये हमारे और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें। और एक शासक हमारे जो, एक मिनट, वशिष्ठ और पहले पुलमावी प्रथम होते हैं, उनका ज़्यादा वर्ण नहीं मिलता है क्योंकि इनका ज़्यादा वर्ण इसलिए नहीं मिलता भाई, इनका वर्ण बस केवल जूनागढ़ अभिलेख में, जो मैंने आपको बताया था जूनागढ़ अभिलेख भाई मौर्य साम्राज्य के समय पर हुआ था। इसमें सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में बताया गया है। 4 शासकों को 4 राज्यपालों का वर्ण मिला है सौराष्ट्र के रूप में भाई। इन जूनागढ़ अभिलेख जो कि गिरनार गुजरात में स्थित है। समझ में आई बात। इसी में हमें पुलमावी प्रथम का वर्ण मिलता है। समझ में आई बात। और ज़्यादा खास बात नहीं है इनमें। और नासिक अभिलेख में भी इनका वर्ण मिल जाता है। समझ में आई बात। अगला अंतिम शासक है हमारा भाई, एक तो यज्ञश्री सातकर्णी जो अंतिम शक्तिशाली शासक है। अंतिम शक्तिशाली शासक कौन है, यज्ञश्री सातकर्णी। और अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक कौन है हमारा, अभी तो बताया था, पुलमावी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चतुर्थ। समझ रहे हो बात। कौन सा अंतिम शासक, पुलमावी चतुर्थ। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो हमारा यज्ञश्री सातकर्णी है, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया था भाई। इनमें एक अभिलेख खुदवाया था इन्होंने भी, इन अभिलेखों का नाम हमें ज़्यादातर वर्ण में मिलता, इनका अंतिम शासक है। लेकिन इस अभिलेख में जो सौराष्ट्र में मिलता है, सोपार से मिले, मतलब कि कहने का मतलब है, जो ये थोड़ा पढ़ ले हम, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी थे नहीं, इन्होंने एक अभिलेख खुदवाया था और इनके सिक्के मिले थे, कहाँ से, सोपार से। और इन सिक्कों में क्या मिला था कि मतलब कि समुद्री यात्रा करता हुआ जहाज, इनके चित्र मिले थे, समुद्री यात्रा। और इससे पता चलता है कि ये भाई समुद्री यात्रा के प्रेमी थे। मतलब समझ रहे हो, समुद्र यात्रा करना इनको पसंद था। और इनमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। अब पढ़ते अंतिम शासक कौन है, पुलमावी चतुर्थ। इनका कोई ज़्यादा वर्ण नहीं मिलता है भाई, इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जो हम इनको पढ़े। ये हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है 7वां वंश। आज हमने कौन कौन सा पढ़ा भाई, शुंग वंश पढ़ लिया, शुंग वंश पढ़ लिया, कणव वंश पढ़ लिया और 7वां वंश पढ़ लिया। जो इंपॉर्टेंट थे हमने वो अच्छी तरह पढ़ लिए हम भाई। इक्ष्वाकु वंश रह गया,
और कलिंग का चेदी वंश रह गया। और बस अब बस वही फिर करेंगे हम विदेशी आक्रमण, शक कुषाण के आक्रमण। समझ में आई बात। आज के लिए बस इतना ही। आभीर वंश को ज़्यादातर पढ़ना अच्छा नहीं है, ये पढ़ लेते हैं हम, कभी कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन कलिंग का चेदी वंश अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इनके अभिलेख है जो हाथी गुफा का अभिलेख बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उस अभिलेख को अवश्य पढ़ेंगे। वाकाटक वंश भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको ही पढ़ लेंगे, वाकाटक राजवंश, वाकाटक वंश। ये तीनों कल वाली वीडियो में तीनों वंश, आज 3 वंश पढ़ लिए, कल वाले 3 वंश में भी हम ये पढ़ लेंगे। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।